उसने सिर्फ इतना कहा था, अगर दोबारा टच किया तो मैं चिल्लाऊंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ लड़कों के लिए ना का मतलब सिर्फ एक चुनौती होता है। एक लड़की जो अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना चाहती थी, चलती गाड़ी से सड़क पर फेंक दी गई। और उसके बाद जो हुआ वो सुनकर भी सह पाना आसान नहीं है। जो लड़की कुछ ही महीनों बाद दुल्हन बनने वाली थी, अब वो सिर्फ एक केस फाइल बनकर रह गई है। दरअसल हाईवे पर एक कार दौड़ रही थी। कार के अंदर कुल 5 लोग सवार थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां। सुबह के करीब 3:30 का समय हो रहा था। रात का सन्नाटा अभी टूटा नहीं था, लेकिन उस कार के भीतर कुछ ऐसा हो रहा था जो आगे चलकर एक दिल दहला देने वाली वारदात में बदलने वाला था। कार में बैठे एक लड़के ने अचानक ही पीछे की सीट पर बैठी एक लड़की को टच करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को हल्के से छूने लगा, लेकिन लड़की को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। लड़की ने तुरंत विरोध किया और साफ शब्दों में कहा कि यह सब करना गलत है और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह शोर मचाएगी, चिल्लाएगी, किसी से भी मदद मांगेगी। लेकिन वह लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वह बार बार उसे टच करता रहा, लड़की को तंग करता रहा। जब लड़की का गुस्सा हद पार कर गया तो उसने एक के बाद एक कई थप्पड़ उस लड़के के गाल पर जड़ दिए। वह तमाचे उस लड़के के चेहरे पर नहीं, उसकी झूठी मर्दानगी पर पड़े थे। उसकी ईगो हर्ट हो चुकी थी और उसे गुस्सा इस कदर आ गया कि उसने उसी कार के भीतर लड़की की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वह लड़की को मारता रहा, वैसे वैसे कार की रफ्तार धीमी होती गई। बाकी लोग जो कार में बैठे थे वे घबरा गए और पूछने लगे कि ये सब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लेकिन वह लड़का किसी की सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में पागल होकर उसने कार की खिड़की खोली और उस लड़की को एक जोरदार लात मार दी। लड़की सीधे चलती कार से बाहर जा गिरी। हाईवे पर तेज रफ्तार से वाहन दौड़ रहे थे। लड़की जैसे ही सड़क पर गिरी, पीछे से आ रही गाड़ी ने उसे कुचल दिया। सामने वाले ड्राइवर को यह समझने का मौका तक नहीं मिला कि सड़क पर कोई इंसान गिरा हुआ है। इसके बाद दूसरा वाहन, फिर तीसरा और चौथा। हर गाड़ी ने उसकी पहले से ही घायल और बेसुध देह को रौंद दिया। कुछ ही पलों में उसकी हालत ऐसी हो गई कि यह पहचान पाना मुश्किल हो गया कि यह किसकी लाश है। लेकिन गाड़ी नहीं रुकी, अपराधी नहीं थमे। पर कहते हैं, अपराध चाहे जितनी तेजी से किया जाए, उसका सच उतनी ही तेजी से सामने आता है। और इस केस में भी वही हुआ। सारे अपराधी पकड़े गए, बशर्ते न कोई पहचान थी न कोई सबूत। लेकिन जब इस केस का खुलासा हुआ तो ऐसी ऐसी सच्चाइयां आईं जिन्हें सुन पाना भी आसान नहीं था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की। यह मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक देवी मंदिर है, जिसकी वजह से यह पूरा इलाका देवी मंदिर के नाम से मशहूर है। 7 मई 2025 की सुबह करीब 7:30 का वक्त था। एक कार थी जो धीमी रफ्तार से मंदिर के पास से गुजर रही थी। अचानक उस चलती हुई कार की एक खिड़की खुलती है और उसके बाद एक लड़की बहुत तेजी से कार से नीचे उतरती है। जैसे ही वह उतरती है, वो जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानें छोड़कर दुकानदार उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। राह चलते लोग जो अपने अपने वाहनों से निकल रहे थे, वो भी रुक जाते हैं। हर कोई यही जानना चाहता था कि ये लड़की आखिर इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है। जैसे ही भीड़ उस लड़की की तरफ बढ़ती है, कार में जो लोग बैठे थे वे भी घबराकर तेजी से गाड़ी से उतरते हैं और उस लड़की को दोबारा खींचकर अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वहां लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है, उन कार सवारों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। भीड़ को देखकर वे लोग लड़की को वहीं छोड़कर तेजी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मौके से भाग जाते हैं। वो तो भाग जाते हैं, लेकिन जो लड़की थी, वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि वह लगातार रोए जा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो या उसके साथ कुछ ऐसा हो गया हो जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उस इलाके के लोग अच्छे थे। आसपास के दुकानदारों ने उसे बैठाया, उसे पानी पिलाया और जब उसने थोड़ा खुद को संभाला तो दुकानदारों ने उससे बेहद सहज भाव से पूछा, बेटी, आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तब उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, मेरे साथ बहुत भयानक हुआ है, बहुत गलत हुआ है। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद एक दुकानदार ने तुरंत सुझाव दिया कि यहीं पास में देवी मंदिर चौकी है, यानी पुलिस चौकी है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वहां ले चलते हैं। आप अपनी बात वहां खुलकर कहिए। इसके बाद लड़की कुछ बोलती नहीं है,
लेकिन चुपचाप उनके साथ चल पड़ती है और वो सभी लोग उसे लेकर देवी मंदिर चौकी पहुंचते हैं, जहां पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर पहले से तैनात थे। जब वह लड़की चौकी पहुंचती है तो वहां मौजूद पुलिस वालों के सामने जैसे ही उसे बैठाया जाता है, वह एक बार फिर से रोने लगती है और जैसे तैसे अपने आंसुओं के बीच वह अपनी आपबीती कहना शुरू करती है। उसके मुंह से एक एक कर जो बातें निकलती हैं, उन्हें सुनकर वहां बैठे पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मामला न सिर्फ गंभीर था बल्कि उस स्थिति से कहीं अधिक भयानक था जितना उन्होंने पहले सोचा था। उस वक्त चौकी पर मौजूद इंचार्ज को तुरंत यह महसूस होता है कि यह मामला अब सिर्फ चौकी स्तर का नहीं रहा, बल्कि इसे तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि लड़की को न्याय मिल सके और जो भी दोषी हैं वे तुरंत पकड़े जा सके। इसी निर्णय के तहत चौकी इंचार्ज उस लड़की को खुर्जा नगर कोतवाल के पास ले जाता है, जो वहां के मुख्य अधिकारी होते हैं, और वहां ले जाकर लड़की को खुद कहता है कि जो कुछ भी हुआ है वह आप इन्हें विस्तार से बताइए, ताकि सही कार्रवाई की जा सके। नगर कोतवाल के सामने जब वह लड़की बैठती है तो थोड़ी देर तक खामोश रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी बारी बारी से सुनाना शुरू किया। कैसे कार में क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने चुपचाप देखा और किसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। पुलिस अधिकारी उसे पूरे ध्यान से सुनते हैं, उसकी हालत देखते हैं और यह तय कर लेते हैं कि मामला गंभीर है और इसकी गहराई में जाना ही पड़ेगा, ताकि सच और झूठ के बीच कोई भ्रम न रह जाए। इसके बाद उसी दिन उस लड़की की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, यानी FIR, और उसी के आधार पर जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जब पुलिस जांच में आगे बढ़ती है तो इस केस से जुड़ी जो बातें सामने आती हैं वे सिर्फ चौंकाने वाली नहीं थीं, बल्कि अंदर तक हिला देने वाली थीं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके से एक लड़का था जिसका नाम अमित था, और उसका एक साथी जो उसका दोस्त भी था और रिश्तेदार भी, उसका नाम संदीप कुमार था। संदीप कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का रहने वाला था, लेकिन पिछले काफी समय से वह ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में ही रह रहा था। 6 मई 2025 की शाम का वक्त था, करीब 6:30 से 7 बजे के आसपास। अमित और संदीप दोनों लड़कियों से संपर्क करते हैं और उन्हें यह कहकर बुलाते हैं कि वे उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं जो उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करेगा। दोनों लड़कियों को यही भरोसा देकर अपनी कार में बैठा लिया जाता है। इनमें से एक लड़की बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली थी, जबकि दूसरी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से थी। दोनों ही बेहतर भविष्य की तलाश में बाहर निकली थी और उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जिस सफर पर वे चली हैं वह इस कदर खौफनाक मोड़ ले लेगा। जब गाड़ी चलने लगती है तो रास्ते में बातचीत के दौरान अमित और संदीप लड़कियों से कहते हैं कि अगर उन्हें कोई आपत्ति न हो तो वे बियर खरीदना चाहते हैं और पीना चाहते हैं। लड़कियों ने थोड़े झिझक के बाद यह कहते हुए मना नहीं किया कि अगर आप अपनी सीमा में रहें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद एक दुकान से बियर ली जाती है और गाड़ी का सफर फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही बियर ली जाती है, इन दोनों लड़कों के इरादे पूरी तरह बदल जाते हैं। अब ये नोएडा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रास्ते पर न जाकर सीधा गाजियाबाद की ओर बढ़ने लगते हैं। लड़कियों को तब तक इस बदलाव का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वे मान रही थीं कि शायद यह रास्ता भी उसी मंजिल की तरफ जाता होगा। लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद रास्ते में एक और लड़का कार में शामिल हो जाता है, जिसका नाम गौरव था। गौरव, अमित और संदीप, ये तीनों न सिर्फ दोस्त थे बल्कि आपस में रिश्तेदार भी थे और अक्सर साथ मिलकर प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते थे। इनका एक नेटवर्क था और किसी को धोखा देना या बहला फुसलाकर अपना मतलब निकालना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अब कार में 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं और माहौल धीरे धीरे अजीब होता जा रहा था। तीनों लड़कों ने बियर पीनी शुरू कर दी थी और उनके व्यवहार में बदलाव साफ दिखने लगा था। जो लड़कियां अब तक थोड़ा बहुत सहज महसूस कर रही थीं, वे अब असहज होने लगी थीं, क्योंकि बात अब केवल शराब पीने तक नहीं रुकी थी, बल्कि उनमें से हर कोई मौका मिलने पर लड़कियों के शरीर को छूने की कोशिश कर रहा था। बातें फिजूल की होने लगी थीं, आंखों की भाषा बदल चुकी थी और हाथ बार बार उन सीमाओं को पार कर रहे थे जिनकी इजाजत कभी नहीं दी गई थी। लड़कियों ने इस बात का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने हाथ हटाया, बातों को रोका और साफ कहा कि उन्हें यह सब पसंद नहीं है। लेकिन तीनों लड़के जैसे किसी और ही मानसिकता में थे। उन्हें अब सिर्फ अपना मनोरंजन दिख रहा था, न कि सामने बैठी 2 लड़कियों की घबराहट, डर और नाराजगी। इस बीच में जो गौरव होता है, जो अब तक गाड़ी चला रहा था, वह अचानक कार रोकता है और ड्राइविंग सीट से हटकर पीछे की सीट पर आ जाता है, जहां पहले से ही दोनों लड़कियां बैठी होती हैं और संदीप तथा अमित भी साथ होते हैं।
गौरव जैसे ही पीछे आता है, उसकी नजर बिहार के दरभंगा से आई लड़की पर जाती है और फिर वह उस लड़की के बेहद करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करता है। शुरुआत में लड़की थोड़ी सहम गई, लेकिन जैसे ही गौरव ने उसे टच किया, वो तुरंत भड़क गई और साफ शब्दों में कहा, तुम मुझे बिल्कुल भी टच मत करना। अगर तुमने फिर से छूने की कोशिश की तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। यह बात उस समय की है जब कार हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। बागपत और मेरठ रोड के बीच वह सुनसान सड़क थी जहां आसपास कोई रुकने वाला नहीं था और न ही कोई ऐसा जो लड़की की आवाज को तुरंत सुन सके। इसलिए लड़की ने चेतावनी जरूर दी थी, लेकिन गौरव पर उस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने दोबारा लड़की के करीब जाकर उसे बुरी नीयत से टच करना शुरू किया और अब उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को जानबूझकर जबरदस्ती छूना शुरू कर दिया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार उसे धक्का देती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गौरव की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। गौरव के चेहरे पर उस वक्त नशे, वासना और सत्ता का ऐसा मेल था जिसे देखकर लड़की को अब डर से ज्यादा गुस्सा आने लगा। और फिर बात जब सारी हदें पार कर गई तो उस लड़की ने जोर से अपने दोनों हाथों से गौरव के चेहरे पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। वो तमाचे सिर्फ गौरव के चेहरे पर नहीं लगे थे, बल्कि उसकी झूठी मर्दानगी और अहंकार को भी फाड़ कर रख दिया था। गौरव को जैसे ही तमाचा पड़ा, वो बौखला गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। अमित और संदीप ने भी यह सब देखकर थोड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन वे खुद भी अंदर से डर चुके थे कि मामला अब हाथ से निकल रहा है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गौरव ने अचानक चलती कार की खिड़की खोली और उसी गुस्से में उस लड़की को पूरी ताकत से एक लात मार दी। 1 सेकंड के अंदर वो सड़क पर बिखर चुकी थी और तभी पीछे से आती गाड़ियों की चपेट में आकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, इस घटना में अब तक जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था, लेकिन आगे जो होने वाला है वो इंसानियत के वजूद को ही रौंद देगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को कानून की सबसे कड़ी सजा मिले तो प्लीज चुप मत रहिए। कमेंट करिए और बताइए कि आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जब पब्लिक चुप नहीं रहती तो सिस्टम को सुनना ही पड़ता है। इस पूरी घटना के बाद संदीप, अमित और गौरव, जो पहले ही एक लड़की की हत्या कर चुके थे, अब दूसरी लड़की को अपने साथ कार में लेकर निकल जाते हैं। और उस लड़की के मन में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा भर चुका था जो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपनी साथी को चलते वाहन से फेंके जाते हुए देखा था और फिर उस पर एक के बाद एक गाड़ियां चढ़ती चली गई थीं। वो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें और उसके कांपते हुए हाथ साफ बता रहे थे कि वह भीतर से टूट चुकी है और उसे यह अंदेशा भी था कि शायद अब उसके साथ भी कुछ वैसा ही किया जाएगा। इसी डर के कारण वो लड़की उन दरिंदों की हैवानियत सहती रही और चलती गाड़ी के भीतर वो तीनों इंसानियत की धज्जियां उड़ाते रहे। लेकिन उनका सफर यहीं नहीं रुका। गाड़ी लगातार चलती रही, पहले प्रतापपुर, फिर टीपी नगर, वहां से खरखौदा, फिर बुलंदशहर की ओर बढ़ते हैं और फिर बुलंदशहर और मेरठ के बीच एक ऐसा सुनसान इलाका आता है जहां चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और वीरानी फैली होती है और कोई भी वहां से गुजरता नहीं दिखता। वहीं उस सुनसान इलाके में संदीप, अमित और गौरव ने मिलकर एक साथ उस दूसरी लड़की के साथ हैवानियत की हद पार की, जबकि वो लड़की लगातार विरोध करती रही, चीखती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन नशे में चूर और हैवानियत में डूबे इन तीनों में से किसी पर भी उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ। और आखिरकार जब उस लड़की की चीखें भी थक गईं और उसका शरीर भी जवाब दे गया तो वो बेहोश हो गई। और जब वो पूरी तरह शांत हो गई तो इन तीनों ने उसे फिर से गाड़ी में डाल दिया, इस उम्मीद में कि जब वह दोबारा होश में आएगी तो ये उसके साथ फिर से मनमानी करेंगे और आगे की ओर बढ़ गए। लेकिन जब ये लोग खुर्जा क्षेत्र में पहुंचते हैं तो इन्हें अचानक से लगता है कि जो मजे लेने थे ले लिए, अब इस लड़की को भी मार देना चाहिए। और अब वे आपस में सलाह मशवरा करने लगते हैं कि इस लड़की को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़की बच गई तो जाहिर सी बात है कि वह घर पहुंचकर या पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगी, और अगर उसने सारी बात बता दी तो हम तीनों भी उसी दिन से गिने चुने वक्त के लिए आजाद रह पाएंगे। इस समय उनकी गाड़ी देवी मंदिर के पास से गुजर रही थी और वे जंक्शन चौकी की ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़ने ही वाले थे कि तभी उस लड़की को होश आ जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं और जैसे ही वह समझ पाती है कि अब अगला नंबर उसका है, वह बिना एक पल गंवाए चलती हुई कार की खिड़की खोल देती है। वो खिड़की खोलते ही पूरी ताकत से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, जैसे एक डूबी हुई आत्मा आखिरी बार सांस लेना चाहती हो।
और उसकी यह चीखें इतनी तेज होती हैं कि सड़क पर कुछ दूरी पर खड़े लोग उसकी आवाज सुन लेते हैं और उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। इन सब में कार की जो रफ्तार थी वह भी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि रास्ता उतना सही नहीं था और सामने लोग भी थे। यही वह मौका था जब वह लड़की बिना कुछ सोचे कार से खुद कूद जाती है और कूदने के बाद सड़क पर गिरती है, लेकिन जिंदा होती है। और उस हालत में भी वह लगातार चिल्लाती रहती है ताकि कोई तो उसकी आवाज सुन ले। धीरे धीरे वहां लोग इकट्ठा होने लगते हैं, कुछ राहगीर, कुछ दुकान वाले और कुछ बाइक सवार। सब उसकी हालत देखकर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि लड़की की आंखों में खून उतर आया था और कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे। लोगों ने सबसे पहले उसे पानी पिलाया और संभालने की कोशिश की, और जब थोड़ा ठीक हुई तो उससे पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। और तब उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा, उन्होंने मेरी दोस्त को मार दिया है और मुझे भी मारने वाले थे। जब लड़की ने पुलिस के सामने अपना पूरा बयान दिया तो उसने यह भी बताया कि जब उसे और उसकी साथी को गाड़ी में बैठाया गया था तो रास्ते में लड़कों ने बियर खरीदी थी, और वो बियर सूरजपुर इलाके में स्थित एक फार्म हाउस के पास की एक दुकान से खरीदी गई थी। जैसे ही लड़की की बात पुलिस ने सुनी तो उन्होंने उस क्षेत्र की पड़ताल शुरू की और जल्द ही उस दुकान तक पहुंच गई जहां से बियर ली गई थी। पुलिस की टीम जब वहां पहुंचती है तो दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जाती है, और उसमें यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि वहीं से संदीप नाम के युवक ने बियर खरीदी थी और बाकी लोग गाड़ी में ही मौजूद थे। यानी अब पुलिस के पास पहली बार कोई ऐसा तकनीकी साक्ष्य था जिससे वे इस केस को तर्कसंगत दिशा में आगे बढ़ा सकते थे। इसके बाद पुलिस ने पेमेंट की डिटेल्स निकलवाई, क्योंकि लड़की ने यह भी बताया था कि बियर की पेमेंट ऑनलाइन की गई थी। जैसे ही पेमेंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी गई तो सामने आया कि उस दिन की पेमेंट संदीप कुमार नामक व्यक्ति के यूपीआई से की गई थी, और वहीं से पुलिस को उसका मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिली। अब पुलिस ने सबसे पहले संदीप को ट्रेस करना शुरू किया और फिर उसी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से अमित और गौरव तक भी पहुंचने की प्रक्रिया तेज कर दी। सबसे पहले पुलिस को अमित मिल जाता है, जिसे चुपचाप पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई। लेकिन संदीप और गौरव लगातार लोकेशन बदलते रहे, कभी फोन बंद करते, कभी नया नंबर इस्तेमाल करते, और पुलिस को लगातार चकमा देते रहे। करीब 4 दिन तक लगातार पीछा करने और डिजिटल निगरानी के बाद 10 मई 2025 की दोपहर लगभग 2:30 पर पुलिस को एक महत्वपूर्ण इनपुट मिलता है कि बुलंदशहर और अलीगढ़ को जोड़ने वाले हाईवे पर अरनिया थाना क्षेत्र में एक जगह है जिसे सलीम कट के नाम से जाना जाता है। वहां एक संदिग्ध गाड़ी देखी गई है। पुलिस ने तुरंत हाईवे पर टीम भेजी और नाकाबंदी की गई। जैसे ही संदिग्ध गाड़ी को रोका गया, उसमें बैठे लोगों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। यह मुठभेड़ कुछ ही मिनटों तक चली, लेकिन अंत में संदीप और गौरव दोनों के पैरों में गोली लगी और घायल अवस्था में दोनों को पकड़ लिया गया। अब तीनों, अमित, संदीप और गौरव, पुलिस की गिरफ्त में थे। इन तीनों के खिलाफ लड़की की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर गंभीर धाराएं लगाई गईं, जिसमें बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़ और हत्या जैसी धाराएं शामिल की गईं। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेने के बाद मेडिकल जांच कराई और फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जो लड़की मारी गई थी वो बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली थी। बताया जाता है कि उसकी उम्र करीब 18 साल 4 महीने के आसपास थी। उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी और आगे की पढ़ाई को लेकर भी सोच रही थी। फिलहाल वो नोएडा में रह रही थी और शादी समारोहों में वेलकम गर्ल के तौर पर काम करती थी। जैसे शादियों में मेन गेट पर फूल डालकर मेहमानों का स्वागत किया जाता है, वैसा ही काम। उसी काम से उसे कुछ पैसे मिलते थे, जिससे वो अपने घर की मदद कर पाती थी। उसके साथ जो दूसरी लड़की थी वो भी ऐसा ही काम करती थी। दोनों आपस में बहुत अच्छे से नहीं जानती थीं, लेकिन एक दूसरे को काम के जरिए पहचानती थीं। करीब 2-3 महीने पहले इन दोनों लड़कियों की जान पहचान उन लड़कों से हुई थी, अमित, संदीप और गौरव से। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लड़कों के बारे में उन्हें न तो सही नाम पता था, न कोई स्थायी पता, और न ही कोई ऐसा नंबर जो सुरक्षित रखा गया हो। जब पुलिस ने हर पहलू खंगालना शुरू किया तो धीरे धीरे एक एक कड़ी जुड़ती गई और पूरी सच्चाई सामने आने लगी। जो लड़की मारी गई थी उसके पिता की मौत करीब 6 साल पहले हो चुकी थी। घर में मां थी, 2 बहनें थीं और एक भाई था। वो परिवार में सबसे छोटी थी। मां ने बहुत मुश्किलों से उसका रिश्ता तय किया था और फरवरी 2026 में उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ही उसकी हत्या हो गई। उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। ये सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं थी,
ये उस भरोसे की टूटन थी जो अक्सर मजबूरी में बनता है, और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वो उसी भरोसे को तोड़कर निकल जाते हैं। वो लड़की सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी, पढ़ी थी, काम कर रही थी, अपने घर वालों को बोझ न बने इसलिए छोटी उम्र में ही मेहनत कर रही थी। उसे नहीं पता था कि जिसे वो जानती तक नहीं, वो उसकी जिंदगी का आखिरी चेहरा बन जाएगा। जिस वक्त वो चलती गाड़ी से फेंकी गई, वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक माँ की उम्मीदें, एक बहन का सहारा और एक भाई की हंसी थी, लेकिन सब सड़क पर गिरकर कुचल दिए गए। दूसरी लड़की बच गई, लेकिन वो भी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब बात बस इतनी नहीं है कि उन लड़कों ने क्या किया। सवाल ये है कि क्या हम अब भी चुप रहेंगे? क्या हम अब भी सोचते रहेंगे कि ये सिर्फ औरों के साथ होता है? क्योंकि अगर हम सिर्फ दुखी होकर रह गए और कुछ बदला नहीं, तो अगली बार ये कहानी किसी और की नहीं, किसी अपने की भी हो सकती है। सोचना जरूर। जय हिंद।